हेलो एवरीवन। नेशनल करंट अफेयर में हम आज पार्ट 3 देखेंगे। हम पिछले लेक्चर में यहाँ तक पढ़ चुके हैं नारी शक्ति का नौसैनिक परचम आईएनएस तारिणी द्वारा रचा इतिहास। ठीक, अब आगे आज हम सागरमाला कार्यक्रम देख लेते हैं। एक सेकेंड। ओके। भारत के समुद्री विकास का दृष्टिकोण। गुजरात के लोथल में भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का विकास सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रमुख केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में हमने आपको बताया था अंतर। इसका उद्देश्य भारत की विशाल समुद्री क्षमता को उपयोग में लाकर लॉजिस्टिक लागत में कमी लाना है और सामुदायिक विकास के माध्यम से आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना है। दिल्ली विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा है। कितना कितना है वो उतना हमें सोचना नहीं है। भारत में प्रमुख अंतरराज्यीय नदी जल विवाद कौन कौन से हैं? कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच है। रवि व्यास पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच है। गोदावरी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा के बीच है। महादई नदी विवाद कहाँ है? गोवा और कर्नाटक के बीच है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक वन लाइन एग्जाम में धड़ल्ले से पूछता है। संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या है इसका? राज्य सूची। सूची 2 प्रविष्ट 17 जल आपूर्ति, सिंचाई, नहर, जल निकासी, तटबंध, जल भंडारण, जल विद्युत राज्य का विषय है। और यूनियन लिस्ट में क्या है? संसद को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक हित में घोषित करके अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के नियमन एवं विकास के लिए कानून बनाए। ठीक है। अनुच्छेद 262 क्या कहता है? नदी जल विवाद से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में मौजूद है। 261 क्लॉज 1 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी दून के या उसके जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवार के न्याय निर्णय के लिए उपबद्ध कर सकेगी। 262 क्लॉज 2 के अनुसार इस संविधा में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या अन्य कोई न्यायालय खंड में किसी निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की योजना। 18 मार्च 2025 को वोटर आईडी और आधार को लिंक करने के लिए चुनाव आयोग और यूआईडीएआई के अधिकारियों की बैठक हुई। वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इससे पहले 2015 में कोशिश हुई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया था। संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को दिया जा सकता है। 326 जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खास करके इस साल तो जरूर, क्योंकि एसआईआर हुआ है, डिफरेंट स्टेट्स में वोटिंग हो रही है। ठीक है। आधार केवल व्यक्ति की पहचान है, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र को आधार से लिंक करने के लिए सभी कानूनों का पालन किया जाएगा। नोट में देख लें कि 26 सितंबर 2018 को आधार को लेकर दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्य सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के अलावा आधार को किसी भी सेवा के लिए अनिवार्य नहीं बना सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशियाई केंद्र कहाँ बना है? आगरा में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, माइंड में रखिए। यहाँ उत्पादन देख लीजिए, चीन सबसे आगे है, उसके बाद भारत है, चाइना, फिर इंडिया। ठीक है, दूसरा स्थान है इंडिया का। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा है आलू उत्पादक, 30%। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे है, बिहार तीसरे नंबर पे है, यूपी, बंगाल, बिहार। आगे बढ़ेंगे। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय पेरू की राजधानी लीमा कहते हैं उसको, लीम भी कह सकते हैं। आलू की उत्पत्ति 8000 वर्ष पूर्व दक्षिण अमेरिका के एंडीज क्षेत्र में हुई थी। 16वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा इसे यूरोप लाया गया और वहां से यह भारत सहित विश्व भर में फैला। ठीक है, आज आलू हमारा फेवरेट होता है। इंटरनेशनली इसका जो है कहाँ है? पेरू, लीमा। ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप के जवाब में बचाव कार्यों का समर्थन के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। ठीक है, वहां पर जो विनाशकारी भूकंप हुए उसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू हुआ। ठीक है, ये यू हालाथीन मठ। ठीक है, 170 भिक्षुओं को निकालकर बचाव अभियान शुरू किया। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं तो रख लें।
भारतीय नौसेना के जहाज सतपुरा, सावित्री, INS करमुक, LCU 52 भी सहायता में लगाए गए थे। ऑपरेशन सिंधु क्या है? 18 जून 2025 को भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक मानवीय बचाव एवं निकासी मिशन है। इजराइल और ईरान का युद्ध अभी भी चल रहा है, ठीक है। उसके दौरान जो संघर्ष प्रभावित ईरान में फंसे भारतीय नागरिक, विशेष रूप से छात्रों को बचाना था। ऑपरेशन सिंधु, ईरान। ऑपरेशन इंद्रावती 21 मार्च 2024 को भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती, ओके, हैती, बहुत डिस्टर्ब रीजन है ये, फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया। यह भारत द्वारा शुरू किया गया एक निकासी अभियान है, जिसके तहत हैती में घुसे भारतीयों को निकालना था। ऑपरेशन अजय क्या है? फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन अजय, इजराइल। ऑपरेशन कावेरी क्या था? गृह युद्ध से प्रभावित सूडान, ये कहाँ है? सूडान में किया गया इसको, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन गंगा हम जानते हैं, यूक्रेन में, यूक्रेन से स्टूडेंट को लाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति हम जानते हैं, अफगानिस्तान के समय हुआ था ये। भारत का 6G विजन हम देख लेते हैं। मई 2025 में भारत ने 6G 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 6G प्रौद्योगिकी की वैश्विक दौर में अग्रणी बनने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें 6G को एक सभ्यता स्तरीय अवसर के रूप में रेखांकित किया। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में प्रारंभ किया गया भारत 6G विजन सुलभता, स्थिरता और सार्वत्रिकता के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत को वर्ष 2030 तक छठी पीढ़ी की सुदूर संचार प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक अग्रणी रूप में स्थापित करना है। यह 5G की बेस पर आधारित है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। पहलगाम आतंकी हमला, इसका डेट हो सके तो थोड़ा ध्यान रखें। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एवं कश्मीर के बैसरन घाटी, बैसरन घाटी ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो बैसरन घाटी जो है इसको मार्क करके जरूर पढ़ें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर एनी एग्जाम। पर्यटकों पर हुए हमले, आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत हो गई। भारत सरकार और पाकिस्तान के संबंध में गिरावट आई है। द रेसिस्टेंस फ्रंट लश्कर तैयबा का सहयोगी संगठन था। इसके बाद भारत सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए राजनयिक, रणनीतिक और सुरक्षा आधारित कई कदम उठाए जो निम्नलिखित हैं। सिंधु जल संधि का निलंबन हुआ। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक के निलंबित कर दिया जब तक कि पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देना बंद कर नहीं देता। अटारी वाघा सीमा चेक पोस्ट को बंद कर दिया। पाकिस्तान के लिए सार्क वीजा छूट योजना रद्द करना। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क वीजा दिया करता था, उसको रद्द कर दिया गया और इससे पहले जारी सारे जो वीजा थे उनको निरस्त कर दिए गए। पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों का निष्कासन हुआ। राजनयिक कार्मिकों की संख्या में कमी हुई। भारत 1 मई 2025 तक इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 कर देगा। यह कूटनीतिक भागीदारी में स्पष्ट गिरावट को दर्शाता है। बैसरन घाटी के बारे में यहीं पढ़ लीजिए। बैसरन घाटी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले, ठीक है, अनंतनाग जिला, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, के अंतर्गत पहलगाम क्षेत्र के पास स्थित एक प्राकृतिक पर्यटक स्थल है। हिमालयी पर्वतमाला की इस घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। बैसरन घाटी क्षेत्र से होकर प्रवाहित होने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी नदी? लिड्डर नदी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको प्लीज माइंड में रखना ही रखना है। यह शेषनाग झील से निकलती है और पहलगाम होते हुए अनंतनाग जिले में जाकर झेलम नदी में मिल जाती है, झेलम नदी में मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बैसरन घाटी अमरनाथ यात्रा मार्ग से होकर प्रवाहित होती है, ठीक है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको ध्यान रख लेना है। लिड्डर नदी झेलम नदी में जाकर मिल जाती है, बैसरन घाटी क्षेत्र से होकर के बहती है। उत्तर प्रदेश में हर गांव में ग्राम वन और ग्रीन चौपाल। वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण को 20% ले जाने का लक्ष्य रहेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी जो है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने 6 फरवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय कौशल विकास प्रदान करना है। इतना हम आगे अब सीधा बढ़ेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन। हाल ही में केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग AEC का पुनर्गठन किया। इसमें TV सोमनाथ, मनोज गोविल को शामिल किया गया है। इन दोनों ने क्रमशः मंत्रिमंडल सचिव और व्यय सचिव के रूप में पदभार संभाला है। विदित हो कि इस पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग में
परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव अजीत कुमार मोहंती इसके अध्यक्ष हैं। इस आयोग के में अन्य शामिल जो हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पीएम मोदी, प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, टीवी सोमनाथ, मनोज गोविल हैं। अध्यक्ष कौन है वो इम्पोर्टेंट है, अजीत कुमार मोहंती। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चेयरमैन अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में थोड़ा जान लें। यह भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन है। यह परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान, विकास, उत्पाद और उपयोग से संबंधित कार्यों को देखरेख करता है। यह आयोग भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की योजना, प्रबंधन और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। 76वां गणतंत्र दिवस देख लेते हैं। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम इसका था इस साल। ये एक फैक्ट हो गया आपका इंपॉर्टेंट। मुख्य अतिथि कौन रहे, दूसरा फैक्ट हो गया इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो। दूसरा फैक्ट, भारत में गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय उत्सव है जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिससे भारत एक गणराज्य बना। 2025 गणतंत्र दिवस की झांकी के महत्वपूर्ण आकर्षण क्या थे? अच्छा, ये 26 जनवरी 2025 का है, ये सॉरी 2026 का तो इस साल हम पढ़ेंगे ना, तो ये याद रखना 2025 का है। ये कहीं उठाकर पूछ ही दे एग्जाम में, कोई ठीक नहीं होता है इस एग्जाम का। 2026 का भी हम देख लेंगे जब हमारा मार्च में आएगा करंट अफेयर, तो उसका भी मुझे ध्यान नहीं है। मुख्य आकर्षण तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी, डीआरडीओ की झांकी, ये सब है। राज्यों की झांकी उतना हम इसको नहीं देखें क्योंकि ये चीज जो है थोड़ा पुराना हो गया हमारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। एक राष्ट्र एक समय पहल। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से उपभोक्ता मामले भारत सरकार द्वारा तैयार विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो रूल है 2025 का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में भारतीय मानक समय के उपयोग को मानकीकृत और अनिवार्य बनाना तथा एक राष्ट्र एक समय के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करना है। इस सिद्धांत का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में भारतीय मानक समय को मानकीकृत और अनिवार्य बनाना है, साथ ही एक राष्ट्र एक समय के दृष्टिकोण को समझना है। CSIR NPL द्वारा स्थापित IST भारत में अनिवार्य कानूनी रूप से प्राप्त समय मानक होगा जो एक राष्ट्र एक समय को निर्दिष्ट करता है और जब तक सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत न किया जाए विदेशी समय संदर्भ जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS समय का उपयोग निषिद्ध होगा। एक राष्ट्र एक समय के बारे में। एक राष्ट्र एक समय का उद्देश्य सभी सरकारी, औद्योगिक, तकनीकी, सामाजिक संस्थानों के लिए एकीकृत और सुव्यवस्थित समय निर्माण संरचना स्थापित करना है। भारत सरकार ने काल प्रसार में माइक्रोसेकंड स्तर की सटीकता लाने के उद्देश्य से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 5 विधिक माप विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। इसके साथ अब हल्दी को मसाला बोर्ड से बाहर निकालकर हल्दी के लिए एक विशिष्ट बोर्ड बना दिया गया है। मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद, तेलंगाना। निजामाबाद, तेलंगाना। कहाँ है मुख्यालय? निजामाबाद, तेलंगाना। प्रथम अध्यक्ष कौन रहेंगे? पल्ले गंगा रेड्डी। पल्ले गंगा रेड्डी। क्रियान्वयन प्रतिवर्ष केंद्र सरकार द्वारा बजट में विशेष धनराशि का आवंटन होगा। मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान की स्थिति में फसल बीमा सुनिश्चित करना। भारत का GI टैग वाला प्राप्त हल्दी कौन कौन सा है? वाइगॉन टर्मरिक महाराष्ट्र, सांगली टर्मरिक महाराष्ट्र, इरोड टर्मरिक तमिलनाडु, कंधमल टर्मरिक ओडिशा, लकाडोंग टर्मरिक मेघालय। लकाडोंग ये लग ही रहा है कि नॉर्थ ईस्ट तरफ का है ये, तो इससे ये मेघालय मार देना है। कंधमाल ओडिशा, इरोड हल्दी तमिलनाडु, सांगली हल्दी महाराष्ट्र, वाईगांव हल्दी महाराष्ट्र। ठीक है, इसको ध्यान रख लें। आतंकवाद के खिलाफ भारत का नया सिद्धांत है, इसको हम लोग उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा एक लेख है, क्या क्या करेगा नहीं करेगा उतना एग्जाम में ये सब नहीं पूछता है, सब मेन रिलेटेड है। तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, क्या सिंदूर चलाया नहीं चलाया, उतना हम अपार ID एवं संबंध मुद्दे। हाल ही में डिजिटल कार्यकर्ताओं एवं अभिभावकों ने स्कूल द्वारा अनेक राज्यों में अपार ID को अनिवार्य बनाने के लिए तेजी से किए जा रहे प्रयासों को लेकर चिंता व्यक्त की है। अपार ID के बारे में ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री भारत सरकार द्वारा वन नेशन वन स्टूडेंट के रूप में वर्णित 12 अंकीय ID कार्ड है।
छात्रों को शैक्षणिक जानकारी एवं उपलब्धियों को संचित एवं संग्रहित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट एवं योग्यता फ्रेमवर्क NCRF के अनुसार पेश किया गया। यह आईडी आधार से जुड़ी होती है और संबंधित डेटा डिजिलॉकर में संग्रहित होता है। यह रजिस्ट्री छात्रों को उनकी मार्कशीट एवं संस्थागत संबद्धता पर मानकीकृत डेटा प्रदान करती है। अपार को यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस पोर्टल के माध्यम से तैयार किया जाता है, जिसमें क्षेत्रीय शैक्षणिक आंकड़े और स्कूली शिक्षकों एवं छात्रों संबंधित डेटा शामिल होता है। यह आईडी इन सब कामों के लिए यूजफुल है। अपार आईडी से बस इतना देख लें कि स्टूडेंट आईडी कार्ड है 12 डिजिट वाला। आगे बढ़ते हैं। निजता के कुछ मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, बौखते रहेगा ये लोग। परिसीमन क्या है? डेलिमिटेशन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि आगामी परिसीमन प्रक्रिया से दक्षिणी राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा तथा सीटों में वृद्धि होने पर उन्हें उचित हिस्सा दिया जाएगा। परिसीमन का तात्पर्य है कि सीमा को घटाता बढ़ाता है, स्टेट टू स्टेट बनाता है, जो भी करता है। 3 सदस्य निकाय है जिसके आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं तथा किसी भी न्यायालय के समक्ष उन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उच्च स्तरीय 3 सदस्य निकाय है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश शामिल होते हैं, जिनमें से एक को केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तथा मुख्य चुनाव आयुक्त पदेन सदस्य होते हैं। 2 जज होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC। इसके आदेश लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। परिसीमन के संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 82, इसमें प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा में राज्यों के लिए सीटों को पुनः समायोजन तथा प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 170, इसमें विधानसभाओं की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है। 42वां संशोधन अधिनियम जो 1976 है, इसके माध्यम से लोकसभा सीट आवंटन और निर्वाचन क्षेत्र विभाजन को वर्ष 2000 की अवधि तक वर्ष 1971 के स्तर पर स्थिर कर दिया गया था। ये पहला फैक्ट हम याद रखेंगे। दूसरा फैक्ट हम याद रखेंगे 84 संशोधन अधिनियम 2001 पुनः समायोजन पर रोक लगाने के उद्देश्य से वर्ष 2026 तक आगामी 25 वर्षों के लिए विस्तार कर दिया गया था। तीसरा फैक्ट 87वां संशोधन अधिनियम 2003, इसके अंतर्गत सीटों अथवा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में परिवर्तन किए बिना 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति दी गई। ओके, बेस ईयर 2001 कर दिया गया था। पहले 1976-1971 के स्तर पर स्थिर किया गया था, अब 2001 के जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति दी गई। मणिपुर संघर्ष जो है वो काफ़ी न्यूज में है। मुख्यमंत्री वहाँ के इस्तीफा दिया एन बीरेन ने। राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य सरकार और उसकी विधानसभा को भंग करने से है, जिससे राज्य केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लाया गया है। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुसार कार्य करे। यदि कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल रहती है तो केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले सकता है। राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। मई 2023 से ये चल रहा है। मैती और कुकी के बीच में एक 10 वर्ष ST का दर्जा मैती को देने की बात की गई थी हाईकोर्ट के द्वारा। उसके बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। मणिपुर राज्य एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, जिसके मध्य में इम्फाल घाटी खेल के मैदान का प्रतिनिधित्व करती है और आसपास की पहाड़ियाँ गैलरी हैं। घाटी, जिसमें मणिपुर का लगभग 10% भूभाग शामिल है, में गैर जनजातीय मैती समुदाय का प्रभुत्व है, जो राज्य की 64% से अधिक आबादी का भी निर्माण करती है और राज्य के कुल 60 विधानसभा सदस्यों में से 40 प्रदान करते हैं। और वही मैती जो है वो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट है। ये कुकी वगैरह जो है, ये सब कुकी जो है वो इधर उधर से आए हुए हैं और वो ज़्यादातर क्रिश्चियन है और मैती जो है वो हिंदू है। राज्य के 90% भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करने वाली पहाड़ियों में से 35% से अधिक दर्जा प्राप्त जनजातियों का निवास है, लेकिन वे विधानसभा में केवल 20 ही विधायक भेजते हैं। जबकि अधिकांश मैती हिंदू हैं, उनके बाद आबादी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मुस्लिम समुदाय की है। 33 दर्जा प्राप्त जनजाति, जिन्हें मोटे तौर पर कोई भी नागा जनजाति, एनी नागा ट्राइब और कोई भी कुकी जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मुख्यतः ईसाई है, मैंने कहा था। मैती समुदाय जनसांख्यिकी
एवं राजनीतिक लाभ की स्थिति में रहता है और वह अकादमिक रूप से भी अधिक उन्नत है। मैती को एसटी का दर्जा मिलने से उनके लिए नौकरी के अवसरों की हानि होगी और उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करने तथा जनजातीय लोगों को वहां से बेदखल करने का अवसर मिलेगा। कुकी और नगा ध्यान दिलाते हैं कि जनजातीय क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90% है, लेकिन इसके बजट और विकास कार्यों का बड़ा अंश मैती बहुल इंफाल घाटी पर केंद्रित रहता है। ओके, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी भी हमने देख लिया। वधावन बंदरगाह। महाराष्ट्र के पालघर में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है। कितने करोड़ रुपए दिए गए? 76,000 रुपये करोड़ रुपए। वधावन बंदरगाह के बारे में क्या है? पालघर जिले के दहानू शहर के पास स्थित है। 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में स्थापित किया जाएगा। अभी तक कितने हैं? 12 हैं। ये कितना होगा? 13th। यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बीपीएल का गठन जवाहरलाल नेहरू, अच्छा, VPAL का गठन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा क्रमशः 74% और 26% हिस्सेदारी के साथ किया गया है। इस पल का उद्देश्य एक वैश्विक समुद्री केंद्र स्थापित करना है जो बड़े कंटेनर जहाजों और अति बड़े मालवाहक जहाजों को समायोजित करके देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। देश का पहला जेन बीटा बच्चा क्या है? भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे का जन्म मिजोरम की राजधानी आइजोल में हुआ। इसका नाम फ्रैंकी रखा गया। आमतौर पर पीढ़ियों में बदलाव करीब 20 साल में होता है, लेकिन इस बार 11 साल के अंतराल पर ही जेन बीटा आ गई। इस पीढ़ी की शुरुआत 1 जनवरी 2025 से हो गई है। अब 2039 तक पैदा होने वाले बच्चे इसी पीढ़ी में गिने जाएंगे। जनरेशन बीटा कहाँ पे? आइजोल। दो 2039 तक जो ही बच्चे पैदा होंगे, जेन बीटा। जनरेशन बीटा उस पीढ़ी को कहा गया जो इंटरनेट से जुड़ी तमाम सुविधाओं के बीच पैदा हुई और जिनके लिए हर सुविधा महज एक क्लिक की दूरी पर है। इससे पहले 2013 से 24 तक पैदा हुए बच्चों को जनरेशन अल्फा कहा गया। अच्छा, 1965 से 79 तक पैदा होने वाले बच्चे को जनरेशन एक्स कहा जाता है। ठीक है, हमारे फादर वगैरह जो है जनरेशन एक्स के होंगे। इस पीढ़ी के दौर में इंटरनेट की शुरुआत हुई। फिर 1981 से 1996 तक जनरेशन वाई थी। जनरेशन वाई। इस पीढ़ी के लोग ने तकनीक के साथ खुद को बदला और हर चीज से अपडेट होते रहे। 1995 से 2012 तक पैदा हो बच्चे जनरेशन जेड कहलाए। यह पीढ़ी वैश्विक कनेक्टिविटी के साथ बढ़ी हुई। हम लोग जेन जी हैं, जेन जी। समाज विज्ञानियों का कहना है कि आमतौर पर एक पीढ़ी 15 से 20 साल की अवधि की होती है। पीढ़ी का नामकरण उस दौर की सांस्कृतिक, आर्थिक, तकनीक घटनाओं के आधार पर होता है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF परीक्षा 22 भाषाओं में होगी। मातृभाषा में दे सकेंगे सभी लोग अपनी इस परीक्षा। अमित शाह ने यह ऐलान CISF के 56वें स्थापना दिवस के दौरान किया, जो रानीपेट अरक्कोणम में हुआ। ठीक है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच। 2026 में भी ये हुआ हुआ कहीं ना कहीं। इसको भी हम देखेंगे जब हमारा करंट अफेयर आएगा तो मार्च में। ये 22 मार्च को ये रिलीज हो जाएगा। इस सम्मेलन का विषय क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान था। विदित हो कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की याद में मनाया जाता है। 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये सब फैक्ट हमारे 1 लाइन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ भी उठाकर वो पूछ देते हैं। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 3 से 6 जनवरी 2025 के बीच मध्य प्रदेश के भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये है तो ठीक, लेकिन ये जनवरी 2025 का ही करंट अफेयर काफ़ी पुराना हो चुका है, मतलब 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है इसका। फिर भी हम स्पीड में इसको देख लेंगे क्योंकि हमें कॉम्प्रिहेंसिवली इसको क्लियर करना है। ठीक है, अच्छा, टिप्पणियाँ में हम लोग आ गए थे। जनरेशन बीटा वगैरह ये सब चलो हो गया। JKIM और AC क्या है? मार्च 2025 में भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी को संयुक्त उद्यम रोकथाम अधिनियम UPA के तहत 5 साल के लिए विद्युत संगठन घोषित कर दिया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब एग्जाम में नहीं पूछता है। प्रोजेक्ट हैक क्या है भाई? HDFC बैंक ने भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए उद्देश्य से प्रोजेक्ट हैक हवाई अनुभव कल्याण केंद्र शुरुआत किया।
चलो, दुनिया की सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ है भाई? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो गुजरात के जामनगर में किया। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संसद में 6 नई भाषाओं का अनुवाद हुआ। बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत सहित 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की, जिससे अब कुल 16 भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध होगा और 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना के 75 वर्ष हो चुके हैं। यूपीएससी में जब भी कोई 50, 5, 15 इस तरह से होता है तो वो क्वेश्चन आता ही आता है। इस सीआई की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसलिए इसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब है आपका? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग को प्रदान की गई है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। वन नेशन वन पोर्ट क्या है? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री बुनियाद ढांचे के आधुनिकीकरण और वैश्विक व्यापार में मजबूती लाने के लिए वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य बंदरगाहों की दक्षता बढ़ाना, लॉजिस्टिक को सुव्यवस्थित करना और व्यापार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसके तहत निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए 25,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो भारतीय शिपयार्ड और जहाज निर्माण उद्योग के विकास पर फोकस करेगा। फोर्ट विलियम का नाम क्या रख दिया गया है? विजय दुर्ग। पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर था। इसके एक गेट सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदलकर शिवाजी गेट कर दिया गया है। गेट सेंट जॉर्ज को शिवाजी गेट कर दिया गया है। विजय दुर्ग नाम रख दिया है फोर्ट विलियम का। विदित हो गया अंग्रेजों ने कोलकाता में स्थित ऐतिहासिक फोर्ट विलियम का निर्माण किया था और इसका नाम किंग विलियम तृतीय के नाम पर रखा था। यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। मुझे कंफ्यूजन होता था कि फोर्ट विलियम और एक एलिजाबेथ का कोई व्हाइट कलर का जो बिल्डिंग है वही है शायद क्या फोर्ट विलियम, मुझे ध्यान नहीं है इस चीज का। एरो इंडिया 2025 10 से 14 फरवरी 2025 के बीच वायुसेना स्टेशन बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। 15वां संस्करण था। 14वां संस्करण जो है 2023 में इसी स्थान पर आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत की कुल प्रजनन दर में गिरावट हुई है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इंजरी एंड रिस्क फैक्टर स्टडी 2021 से पता चला कि पिछले दशकों में भारत की कुल प्रजनन दर में काफ़ी गिरावट आई। ये सब हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या फिर उन सब को देखेंगे एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। भारत दूध उत्पादन में प्रथम हो चुका है। भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। भारत 1998 से लगातार दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। भारत के बाद अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, ब्राजील दूध उत्पादन में प्रमुख देश हैं। उत्तर प्रदेश टॉप पे है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा गुजरात है, पांचवा पंजाब है। 25% का योगदान भारत देता है। विदित हो कि 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ था, जिससे भारत दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ? जनवरी के महीने में हुआ 2025 में, बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन शिव क्या था? अमरनाथ यात्रा के सुचारू एवं सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शिव को चलाया था। 3 जुलाई 2025 का ये न्यूज है। ठीक है, बहु एजेंसी प्रयास है। ऑपरेशन शिव का उद्देश्य अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाना है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा ही ठीक है, कुछ लेख टाइप का ये दिया है। पाकिस्तान से संघर्ष के दौरान फिरोजपुर में ममदोट कस्बे के सरहदी गांव तरावने के सरवन सिंह ने बिना डरे सैनिकों की खूब सेवा की। इसके चलते सेना ने उसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे छोटे नागरिक योद्धा सिविल वॉरियर के सम्मान से नवाजा गया। सेना की 7वीं इन्फेंट्री के मेजर जनरल रंजीत सिंह मंडाल ने स्मृति चिन्ह और विशेष पुरस्कार देकर श्रवण सिंह को सम्मानित किया। चलो, बहुत बढ़िया काम किया श्रवण सिंह तुमने। विशेष जरूरतमंद बच्चों को न्याय में संवेदनशीलता के लिए पंजाब सबसे अग्रणी राज्य बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हमने देख ही लिया। 13 अगस्त 2025 को संसद ने मणिपुर में अगले 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने संबंधी वैधानिक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। विदित होगी 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इस्तीफा दे दिया था वहां का चीफ मिनिस्टर। ऑपरेशन शिव शक्ति व ऑपरेशन महादेव। 30 जुलाई 2025 को भारतीय सेना द्वारा जम्मू एवं कश्मीर पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए शुरू किया गया घुसपैठ रोधी अभियान है। ऑपरेशन महादेव में क्या है? ये वैष्णव घाटी में जो आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, उसके अगेंस्ट हुआ था।
स्टारलिंक और UIDAI के साथ समझौता। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार कार्ड में भी यही वाला होता है कि निजी उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदाता स्टारलिंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश में सुदूर अंतरिक्ष प्रयोगशाला बना है भाई। इसरो ने मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश के सुदूर सियोमी जिले के मेचुका सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की। औपचारिक उद्घाटन वहां के शिक्षा मंत्री ने किया। पसांग वांगचुक सोना के नाम पर रखा गया है। जो शिक्षा मंत्री पसांग दोरजी सोना के पिता थे। खैर ये सब उतना नहीं दिखना है, आज हम इसे खत्म कर देंगे मुझे लगता है। भारत की पहली खनन परियोजना पर्यटन परियोजना सीधा आएगा एग्जाम में, सीधा झारखंड मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, झारखंड सरकार और CCL के द्वारा पर्यटन वहां पे किया जाएगा झारखंड। भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना कहाँ है? गुजरात में शुरू हुई है। जुलाई 2025 में गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की, जो देश में पहली बार किसी राज्य द्वारा जनजातीय स्वास्थ्य के लिए जीनोमिक्स को प्राथमिकता देने का प्रयास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के अनुवांशिक स्वास्थ्य प्रोफाइल को समझना और अनुवांशिक बीमारियों की समय रहते पहचान कर व्यक्तिगत चिकित्सा समाधान करना है। भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा की AI न्यूज एंकर अंकिता कहाँ की है? असम के मुख्यमंत्री ने यह किया था। नो डिटेंशन नीति क्या है? केंद्र सरकार ने अपने अधीन आने वाले स्कूलों में कक्षा 5 और 8 के लिए नो डिटेंशन नीति को समाप्त कर दिया, जिसे शिक्षा के अधिकार RT अधिनियम के तहत वर्ष 2009 में शुरू किया गया था। इस नीति के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता था। इस नीति का प्राथमिक लक्ष्य विद्यार्थियों को खराब शैक्षणिक प्रदर्शन करने के पीछे रहने से रोकना था, क्योंकि इस स्कूल ड्रॉप आउट में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारण बन जाता है। स्वचालित पदोन्नति की अनुमति देकर इस नीति का उद्देश्य विशिष्ट पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए समान अवसर सृजित करना और उन्हें शैक्षणिक चुनौतियों के बावजूद प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाना था, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम था। भारत का पहला हिमालयी जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में चेनानी नत्था टॉप में भारत के पहले हिमालयी ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र का औपचारिक शुभारंभ किया। किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कहाँ किया? हिमालयी जलवायु अनुसंधान के जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले के। ठीक है। इसका उद्देश्य सटीक जलवायु और मौसम पूर्वानुमान प्रदान करना और हिमालय की उच्च ऊंचाई स्थितियों में वायुमंडलीय और जलवायु प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। समुद्र स्थल पर इतना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। FTII को मानित विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा। अप्रैल 2025 में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान कोलकाता को मानित विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया है। यह निर्णय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की सिफारिशों के आधार पर लिया गया। वॉइस ऑफ किन्नौर रेडियो स्टेशन। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। यह पहल ऑपरेशन सद्भावना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक सैन्य सहयोग को मजबूत करना है, कल्चर वगैरह को, वहाँ के डायलेक्ट को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय टास्क फोर्स क्या है? मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षण संस्थान में बढ़ती छात्र आत्महत्याओं पर चिंता जताते हुए टास्क फोर्स का गठन किया। उपाय सुझाएगी, जरूरत पड़ने पर संस्थान का निरीक्षण करेगी। एक अस्थायी समूह है जिसे विशिष्ट उद्देश्य समस्या के लिए बनाया जाता है। यह टास्क फोर्स विशेषज्ञों के एक समूह होते हैं। ठीक है, चलिए ये सब तो ठीक है। यूपी अग्निशमन विभाग गोवा सरकार से सम्मानित हुई है। उत्कृष्ट अग्निशमन और आपदा प्रबंधन सेवाओं के लिए दिया गया है। 4,991 गांव बने आदर्श ग्राम। 2024 से 25 में अजय योजना के तहत 4,991 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया। अजय योजना के बारे में क्या है? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना अजय PM 2021 में शुरू हुई थी। यह SC समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु केंद्र प्रायोजित सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आदर्श ग्राम क्या है? SC बहुल गांवों का समग्र विकास करना है। ठीक है। अनुदान सहायता क्या? SC समुदायों के लिए जिला राज्य स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास परियोजना, SC छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं और संस्थानों में नामांकन को बढ़ावा देना। ओलंपिक सिटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी प्रदान की। इसमें नोएडा में ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क और ओलंपिक सिटी का विकास शामिल है। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर निर्माण कार्य इकाई को मंजूरी। 2025 में मई में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नई सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की स्थापना को मंजूरी दी। संयंत्र यमुना एक्सप्रेस भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में जेवर हवाई अड्डे के पास स्थापित किया जाएगा। यह नई इकाई HCL और फॉक्सकॉन का संयुक्त उपक्रम है। यह संयंत्र मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, PC, डिस्प्ले उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का उत्पादन करेगा। प्रधानमंत्री FME
योजना में बिहार शीर्ष पर। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण पीएमएफएमई योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में बिहार ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया। योजना के तहत अब तक 10,296 आवेदकों को ऋण स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 6500 निवासी इकाइयों को ऋण वितरित किया जा चुका है। यह कुल स्वीकृत ऋण का 63% वितरण है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। डिब्रूगढ़ असम की दूसरी राजधानी घोषित की गई। 26 जनवरी 2025 को असम सरकार ने डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया। विदित हो कि वर्ष 2027 तक डिब्रूगढ़ असम की दूसरी राजधानी बनेगा। डिब्रूगढ़ को एक पूर्ण विकसित शहर और असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। यह निर्णय का उद्देश्य जीवन को आसान बनाना, संपर्क को सुधारना। वर्ष 2027 से हर साल डिब्रूगढ़ में विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दी है। 31 मार्च 2025 से अगले 3 वर्षों के लिए अर्थात 31 मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। इसके 3 वर्ष के विस्तार के लिए कुल वित्तीय प्रभाव लगभग 50.51 करोड़ रुपया होगा। वाटर शेड यात्रा क्या है भाई? शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे हैं। यह अभियान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत वाटर शेड विकास गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। यह यात्रा 26 राज्य इतने में कवर करेगी। ठीक है, यहाँ हमारा करंट अफेयर नेशनल कंप्लीट होता है। तो मोटा मोटी हमने पूरे परीक्षा मंथन को लगभग देख ही दिया है। कुछ छोटे मोटे टॉपिक होंगे इकोनॉमिक वगैरह के, वो मैं डाल दूंगा वक्त रहते। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने कर दिया। ठीक है, तो अब इसका लक्ष्य पार्ट 2 आज कल में रिलीज होने वाला होगा। इसका लक्ष्य 2 इसका रिलीज होने वाला होगा, जो कि हर 3 महीने पे निकलता है। जैसे कि लक्ष्य 1 जो है आपका, ये हम लोग कर रहे थे, ये हिंदी में ही आता है बस, लेकिन लक्ष्य 2 अगर इंग्लिश में आएगा तो उसको इंग्लिश में हम कवर करेंगे। बेसिकली ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ। अगर आपको इसमें मदद मिलती है तो मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि मुझे एग्जाम में करंट अफेयर देखने का मन नहीं करता। मैं अपनी आवाज़ में सुनूंगा तो मुझे ज़्यादा ध्यान रखेगा। अगर आपको इसमें फ़ायदा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।